أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान सुन्ना ऑनलाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सबके लिए लेके आया है आज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग। हम लोग सारे ही इंसान हैं, लेकिन हमारी डिफरेंट किस्म की इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। लाइक हम लोग इंसान हैं, हम लोग डिफरेंट इमोशनल फेजेस से गुजर रहे होते हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो हम उसको डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते। इसी टॉपिक पे आज हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग पे आज का वेबिनार रखा है और इसके लिए मैंने इनवाइट किया है सबा भट्ट को, जो कि फाउंडर हैं आई एम एम्पावर्ड की और हेड ऑफ अजान इंस्टीट्यूट हैं लाहौर सिस्टर विंग की। आई वार्मली वेलकम टू सबा भट्ट एंड रिक्वेस्टेड हर कि वो अपनी टॉक का ऑफिशियली स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सबा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप सुनने वाले यहाँ पर जितने भी हैं और जो देख रहे हैं वो सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल वेलबींग और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समरीन हैं, आयशा नईम, आयशा आयशा सदीकी, खतीजा, सादिया नईम, शहला सलीम और अस्मा बानो। तो एक जब तक मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट यू थिंक, जब भी आप सुनते हैं मेंटल वेलबींग क्या है तो आपके जहन में क्या आता है। आप ओपन करके माइक भी इसका आंसर दे सकते हैं और अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी, कोई जवाब देना चाहेगा? अच्छा, मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं जो प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैं पूछ रही थी कि जब आप मेंटल वेलबींग के बारे में सुनते हैं तो आपको आपके जहन में क्या आता है, मेंटल वेलबींग एक्चुअली है क्या? अच्छा, समरीन कह रही है, समरीन हाशमी, के इट मींस के कंट्रोल योर नर्व्स। वेरी रेलिवेंट, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। फोकस ऑन योर गोल्स, एग्जैक्टली ये भी मेंटल वेलबींग का हिस्सा है। इसके अलावा खतीजा कह रही है टू हैव पीस ऑफ माइंड, वेरी रेलिवेंट। शैला सलीम कह रही है मेंटली रिलैक्स होना। आई थिंक हमारे पास अब इनफ हैं जो आंसर्स मिले हैं हमें, लेकिन हम इसको और तरीके से, इसको और डेप्थ में देखेंगे। सबसे पहले मैं जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर हफ्सा, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने ये टॉपिक मुझे दिया जिसके ऊपर मैं आज बात करने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि जो आपके साथ बात कर रही हैं उनको क्या इस चीज़ के बारे में इल्म है या नहीं। मेरा नाम सबा भट्ट है और मैं आई एम एम्पावर्ड की फाउंडर भी हूँ, सीईओ भी हूँ और 7 ईयर्स से मैं काउंसलिंग्स और ये जो जितने भी केसेस हैं इनको देख रही हूँ, काउंसलिंग थेरेप्यूटिक हेल्प के। और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ, अजान इंस्टीट्यूट लाहौर को हेड कर रही हूँ और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ स्पीकर पैनल काम कर रही हूँ, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं। तो जब भी हम कभी जिन भी लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, हमें एंग्जाइटी हो गई है, हमें इसका सलूशन बताया जाए। लेकिन होता ये है कि अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता डिप्रेशन हमें किस चीज़ की वजह से और एंग्जाइटी हम क्यों फील करते हैं। तो आज हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी असल में है क्या, ये किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है और इसके सलूशंस क्या हैं।
और ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोग अपना इनपुट जरूर देते रहिएगा इसके बीच में। जिस तरह अभी सादिया नईम ने कहा, मेंटल मेंटेनेंस, बहुत ही जबरदस्त जवाब इन्होंने दिया है इस बारे में। ऑन कीजिएगा सच। और जज़ाकल्लाह खैर जो भी अभी बोल रही थी, लेकिन अगर हम इस चीज को मद्देनजर रखें कि अपने माइक हम म्यूट रखें तो हम इसको ज्यादा फोकसली इस पे काम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसमें आगे और देखते हैं कि आई एम एम्पावर्ड क्या है। सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं ताल्लुक रखती हूँ उसका नाम है आई एम एम्पावर्ड, और उसकी टैगलाइन है मुस्लिमा होना मिशन। अब सवाल ही पैदा होता है, व्हाट इज आई एम एम्पावर्ड? आई एम एम्पावर्ड इज नॉट जस्ट मी, और इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर हफ्सा और शैला सलीम। ये आई एम एम्पावर्ड का मतलब ये है कि मैं एम्पावर्ड हूँ। एम्पावर्ड होने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं फिजिकली एम्पावर्ड हूँ, यानी कि मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, या मैं मेंटली बिल्कुल फिट हूँ, या मैं फाइनेंशियली बिल्कुल फिट हूँ। आई एम एम्पावर्ड का मतलब है कि मैं मुकम्मल तौर पे एक ह्यूमन बीइंग ऐसी हूँ जो हर एतबार से फिट है, उसको कहते हैं आई एम एम्पावर्ड। आई एम एम्पावर्ड जो है, हम 4 डोमेन्स पे हम लोग काम करते हैं, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है और हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत वीक होती है, हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, हमारी एंगर मैनेजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम चीज़ों से कॉप अप नहीं कर पाते। इसी तरह हमारा माइंड और हमारी बॉडी तो ठीक होती है, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ, या हमारे जो हमारी डेली इबादत हैं उसमें हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो ये भी वजह बनती है डिप्रेशन और एंजाइटी की। आई एम एम्पावर्ड में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप लोगों में से कोई भी इन फेजेस से गुजर रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके बारे में हम फर्दर आगे भी बात करते रहेंगे कि कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की और एंजाइटी की, तो 2-3 चीजें हम हमारे जहन में आती हैं, और सबके ही जहन में कि आजकल ये जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, जब हम देखते हैं लोग किसी की प्रोफाइल चेक कर लें, या हम ये देख लें कि कोई बहुत ज्यादा फेमस है, सो कॉल्ड फेमस, मैं उसको जरूर कहूंगी, सो कॉल्ड अगर कोई फेमस है जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग कभी भी डिप्रेस नहीं होते होंगे, क्योंकि इनके पास जिंदगी की हर चीज मौजूद है और ये हर तरीके से अपने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, वो सबके साथ तो सामने जो सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, उनका मसला ये होता है कि वैसे तो वो बहुत ज्यादा सबके साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन डीप डाउन दे फील लोनलीनेस, डीप डाउन दे फील सैडनेस, क्योंकि वो फोमो जो एक मेडिकल में हम इसको कहते हैं, साइकोलॉजी की टर्म में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कहीं रह ना जाएं। तभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग आजकल अगर खाना भी खा रहे हैं उसकी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ताकि हम मिस आउट ना हो जाएं, हम इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। तो ये वजूहात हैं आजकल डिप्रेशन की, जो ज्यादातर टीन एज में आता है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि व्हाट इज डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट ऑफन डेवलप्स एंजाइटी। अब हम अक्सर ऐसा होता है, हम डिप्रेशन और एंजाइटी को मिक्स कर देते हैं कि शायद जो हमें डिप्रेशन है और या एंजाइटी, ये दोनों सेम चीजें हैं। डिप्रेशन एक लॉन्ग सैडनेस है, यानी कि अगर आपको 3-4 दिन से या 1 हफ्ते से ज्यादा बहुत ज्यादा सैडनेस फील हो रही है, या ग्रीफ फील हो रहा है, या आपको लॉनलीनेस फील हो रही है, तो ये डिप्रेशन को हम इसको हम डिप्रेशन में काउंट करते हैं। और डिप्रेशन जो होता है वो फिर एंजाइटी हमारे अंदर लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अक्सर जो लोग हैं, क्या हर एक डिप्रेशन को फेस करता है, या हर एक बंदा एंजाइटी को फेस करता है, या आजकल की दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी फेस करते हैं। तो सम पीपल आर offended by depression only once, affected by depression only once। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी उनको डिप्रेशन होता है किसी चीज का, बहुत ही कोई बड़ी चीज हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया, तो वो डिप्रेशन फील करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में मल्टीपल टाइम डिप्रेशन फील करते हैं, और ये एक नॉर्मल कहलाता है कि जब हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन और सैडनेस को फील करें।
लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस रहने लग जाए तो उसके लिए फिर हेल्प सीख करनी पड़ती है। और जो हमने बात की थी एंजाइटी क्या है, कौन सी चीजें हैं जो एंजाइटी को फरोग देती हैं, तो उनमें से चीजें वो हैं जो डिप्रेशन, सैडनेस बहुत लॉन्ग हो जाए, ग्रीफ बहुत लॉन्ग हो जाए, तो ये चीजें एंजाइटी को लेकर आती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं होस्ट हूँ तो मैं साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर एंटर हो रहे हैं मैं उनको भी एडमिट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर मेरा डाइवर्ट हो रहा है तो हम इंशाल्लाह उसको दोबारा कॉप अप कर लेंगे, क्योंकि मुझे उस चीज को भी मैनेज करना है। अच्छा, फॉर्म ऑफ एंजाइटी क्या है? एंजाइटी की दो फॉर्म्स हैं। एक तो ये है कि पॉजिटिव एंजाइटी और नेगेटिव एंजाइटी। अब हम में से बहुत लोगों का सवाल ये हो सकता है कि व्हाट इज पॉजिटिव एंजाइटी। अच्छा, ये पॉजिटिव क्या होती है एंजाइटी? तो वो एंजाइटी में ये होता है कि हम लोग फाइट और फ्लाइट मोड पे आ जाते हैं, जिसमें ये होता है कि हमने करना है या नहीं करना, इस वाले मोड पे होते हैं। तो जो पॉजिटिव एंजाइटी होती है वो हमें फोकस करती है। जैसे कि फर्ज करें कि आपका 2-3 दिन में पेपर्स हैं, तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो वो आपको फोकस कर देती है कि मैंने अपना काम कंप्लीट करना है, फाइट और फ्लाइट मोड पे आके। इसी तरह जब डेडलाइन मीट होने लगे किसी चीज की और आपको पता चले आज लास्ट डे था, तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, अब मैं कैसे कॉप अप करूंगा। लेकिन सम हाउ आप जब उसको कर लेते हैं, फोकस हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव एंजाइटी है। अच्छा, डॉक्टर हफ्सा, असल में ऐसा है कि जब आप होस्ट को अपने आप को करेंगी तो फिर मैं स्लाइड शेयर नहीं कर सकूंगी, तो आप अगर मुझे वापस होस्ट कर देती हैं तो फिर मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ, और आई हैव नो प्रॉब्लम अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उसको एंटर कर दूँ। तो हम बात कर रहे थे कि ये है नेगेटिव एंजाइटी। अब पॉजिटिव एंजाइटी, नेगेटिव एंजाइटी की तरफ हम चलते हैं कि नेगेटिव एंजाइटी क्या है। जब ऐसी चीज हमें फील होने लगे कि जो हमारा डे टू डे हम कर रहे हैं काम, और जो भी हम चीजों से हम कॉप अप नहीं कर पा रहे, और डेडलाइन आ गई गुजर गई लेकिन हमारे अंदर का स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ और हम लोग नहीं इन चीजों से कॉप अप कर पाए, तो वो नेगेटिव एंजाइटी कहलाती है। यानी कि आप हर वक्त किसी ना किसी एंग्शियस रहें, हर वक्त कि आपका ब्रेन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहे, और हर वक्त आपको ये होता रहे कि व्हाट इफ ये हो जाए, व्हाट इफ ये ना हो जाए। अगर आप कहीं बाहर जाने लगे तो आपको ये ख्यालात आने लगे, व्हाट इफ के कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो नेगेटिव एंजाइटी कहलाती हैं। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको वर्ड बाय वर्ड इस तरह से आपको समझाऊं कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। अब बात यह है कि कॉजेज ऑफ डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन कैन हैपन एज अ रिएक्शन टू समथिंग लाइक द डेथ ऑफ डियर वंस, वायलेंस एंड स्टफ लाइक दैट। असल में डिप्रेशन हमें किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर बाज दफा ऐसा होता है कि किसी लव वन की डेथ हो जाए तो हम डिप्रेशन फील करते हैं और फिर हम ग्रीफ पे चले जाते हैं, और फिर वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती हैं, उसमें से फिर हम एक्सेप्टेंस सब करते हैं तो हम बाहर निकल आते हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कोई वायलेंस हो जो आपने देखी हो, या कोई इसी टाइप की जितनी भी चीजें हैं जो इसमें आती हैं, वो सब डिप्रेशन का कॉज बन सकती हैं। Sometime might get depressed after being stressed for a long time. यानी कि अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं और वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, हफ्ते से ज्यादा गुजर गया और आप एक चीज के स्ट्रेस में हैं, तो यू हैव टू गेट हेल्प। आप हेल्प सीख करें उसको, या किसी के साथ शेयर करें उस चीज को, ताकि आप उससे निकल सकें। जब ये बहुत ज्यादा हो तो डिप्रेशन में चला जाता है। इट कैन ऑल्सो रन इन द फैमिली। कभी कभी ये भी होता है कि जेनेटिक्स में होता है ये, फैमिली के जरिए भी हमारे अंदर आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर कॉप अप किया जा सकता है। लेकिन सम हाउ डिप्रेस्ड हम हो सकते हैं फैमिली की वजह से भी, मतलब फैमिली में भी रन करता है ये। समटाइम वी मे नॉट नो व्हाई इट हैपेंस। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन डिप्रेशन में हैं या उनको लगता है कि मुझे डिप्रेशन तो है लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों है, मुझे कोई रूट कॉज नहीं मिलता, मुझे कोई वजह नहीं मिलती, लेकिन आई एम डिप्रेस्ड बट आई डोंट नो
व्हाई इट हैपन एंड व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें, अगर आप लोगों में से कोई है, क्योंकि आगे चल के आप लोगों के लिए, जिन लोगों को ऐसा फील होता है उनके लिए बहुत सॉल्यूशंस हैं आगे। तो अगर कोई मुझे फीडबैक देता है तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ, वरना हम फिर आगे चलते हैं। जी, आप में से कोई भी अगर इसके बारे में कुछ अपना फीडबैक देना चाह रहा हो, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे साथ लोग हैं वो सुन रहे हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जो लोग जो भी ये बात शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप हिडन रखना चाह रहे हैं और लेकिन आप उसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मरियम कह रही है मेरे साथ ऐसा ये इशू हो जाता है। शैला कह रही है मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई रीजन नहीं मिलती डिप्रेशन की। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये सेशन है जिनको रीजन ही नहीं मिलती, हम इसके ऊपर आगे चल के भी बात करते रहेंगे। आई डिप्रेस सम टाइम बाय एनीवन्स बिहेवियर। सादिया, आपके बारे में भी हम इस पे डिटेल में भी आगे बात करेंगे कि क्यों हमें दूसरों के बिहेवियर से ऐसा होता है। अच्छा, एक और सिस्टर है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन वो कह रही है मैं हूँ डिप्रेशन में मेरी फैमिली की वजह से। अच्छा चले, ये भी हम देख लेते हैं कि जो फैमिली में रन करता है उससे क्या मुराद है। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, एक और सिस्टर है, वो ये कह रही है मैं छोटी छोटी बातों की बहुत टेंशन लेती हूँ, दूसरों के बिहेवियर से बहुत हर्ट होती हूँ। ठीक है, ड्यू टू मैरिज गेटिंग लेट आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड फ्रॉम फ्यू मंथ्स। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर जिन जिन लोगों ने ये चीजें शेयर की। इसके अलावा एक और सिस्टर है, वो ये कह रही है आई डिप्रेस सम टाइम बाय फैमिली। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं जो अभी आप लोगों ने शेयर की, आप लोग एक पैटर्न नोट करें कि हर बंदा किसी न किसी डिफरेंट चीज की वजह से स्ट्रेस में है। कोई शादी के लेट होने की वजह से, कोई फैमिली की वजह से, कोई ये कह रहा है कि मैं लोगों के रिएक्शंस की वजह से डिप्रेस हो जाती हूँ, और कोई ये कह रहा है कि मेरे डिफरेंट सिम्टम्स है, मुझे पता ही नहीं है क्या। इट मीन्स कि डिप्रेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि मैं किसी चीज पे स्ट्रेस्ड हूं या मैं डिप्रेशन से गुजरी हूं तो मैं आप लोगों को उसी तरह समझ सकती हूँ जिस तरह आप लोग एक्सप्लेन करेंगे मुझे। अगर मैं काउंसलर या लाइफ कोच या एनएलपी प्रैक्टिशनर नहीं हूं तो शायद मैं आप लोगों को उस तरीके से नहीं समझ सकूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को के शू में उस तरह से नहीं आ सकूंगी। इसलिए मैं एक नुमान अली खान की वीडियो देख रही थी, उस जो मुझे बहुत एक्यूरेट लगी। उन्होंने कहा एवरी पेन इज यूनिक, एवरी एक इज यूनिक। मतलब इसका यह था कि हर दर्द यूनिक है, हर पेन यूनिक है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर दें, अगर हम समझें तो आज हम ये बात करेंगे हर बंदा डिफरेंट वजह से डिप्रेस है और ये पर्सन टू पर्सन क्यों वेरी करता है। अच्छा, अब जो आप लोगों के जितने भी जो आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इधर से ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ कंट्रोल है उस रेफरेंस से आपको समझा सकूं कि किन वजूहात की वजह से हम अक्सर डिप्रेस होते हैं और क्या सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है और सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है। बिलीव यू मी, अगर आप लोग ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसको आप सीख लें तो आपकी लाइफ के बहुत से जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह कि अपने इमोशंस पे काबू पाकर। क्योंकि आवर ब्रेन इज ऑल अबाउट व्हाट वी फील, कि हम क्या अपने जहन में सोच रहे हैं, हम क्या इमोशंस कर रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे और इसके बाद मैं आपसे इनपुट लूंगी एक एक बंदा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा 12 लोग हैं हमारे पास जिसमें से एक मैं हूं। तो मैं आप सब लोगों से 11 जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जरूर इसका फीडबैक लूंगी कि आपको समझ आई या नहीं। उसके पीछे रीजन ये ताकि आप लोग इफेक्टिवली इसको समझ सकें। अब हम बात करते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है। सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीज है कि फर्ज करें कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग ऐसा करेंगे कि
एक बहुत बड़ा ट्रिप प्लान करते हैं, आप सब फ्रेंड्स थी, आप लोगों ने सोचा हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, और आप ट्रिप प्लान किया और आपने सोचा कि हम किसी पार्क में एक बहुत अच्छा सा डिनर करेंगे और उसको अच्छे से सजाएंगे। लेकिन हुआ ये कि बारिश हो गई। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इसमें से क्या चीज आपके कंट्रोल में थी? क्या बारिश हो जाना आपके कंट्रोल में था? आप लोग मुझे अगर साथ नो, ये सब कह रहे हैं, आयशा नईम भी कह रही है नहीं, अस्मा बानो भी कह रही है नहीं, शुमाइला, ये सब लोग जितने भी हैं, ऑफ कोर्स इसका आंसर नो ही है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी कि आज बारिश हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी किस्मत खराब नहीं थी क्योंकि ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी। अब सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीज होती है, आप इस येलो वाले को सर्कल ऑफ कंसर्न समझें। सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप बॉदर कर सकते हैं, यानी कि वो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे किसी सामने वाले बंदे ने आपको कुछ गलत कह दिया, अब आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप सामने वाले बंदे की थॉट को चेंज करें। आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि आप सामने वाले बंदे को इस तरीके से समझाएं कि वो समझ जाए, क्योंकि समझना हिदायत जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है। किसी ने क्या समझना है, किस तरह समझना है, वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह किसी की शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये आपके कंसर्न्स हो सकते हैं, आप इस पे परेशान हो सकते हैं, बॉदर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसके अलावा इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप जिस तरह किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि दूसरों के बिहेवियर से इफेक्ट होती हैं, या किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि मैं इस इन चीजों से इफेक्ट होती हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मैं अपनी फैमिली की वजह से परेशान, मेरे फैमिली की वजह से मैं डिप्रेस होती हूँ। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपके कंसर्न्स में हो सकती हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं। अब सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है, उसी एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं कि आप लोगों ने प्लान किया हुआ था एक लंच करें, एक डिनर करेंगे, बहुत अच्छा सा पार्क में उसको सजाएंगे, लेकिन बारिश हो गई। अब आपके कंट्रोल में क्या था? आपके कंट्रोल में ये था कि आप प्लान बी करते। आप लोग ये करते कि आप लोग कहते कि चलें ऐसा करते हैं, हम किसी इंडोर जगह पे चले जाते हैं और हम वहां पर जाके हम अपना प्लान कंप्लीट करते हैं, या आज नहीं हम किसी और दिन दोबारा मीटअप कर लेंगे। ये होता है कंट्रोल, जो आपके कंसर्न्स के बावजूद, ये जो सर्कल ग्रीन वाला है ना, अगर कोई चीज आपके कंसर्न में है, यानी कि येलो को देख लें, इसको कंसर्न हम कहेंगे, और ब्लू वाले को हम कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, वो ये कि हर सर्कल ऑफ कंसर्न और हर सर्कल ऑफ कंट्रोल में एक दायरा छोटा सा इतना जरूर होता है जिसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप क्या करें। आप डिप्रेस हो, आप अल्लाह से मदद मांगें, आप प्लान बी करें, या आप ये अपने आप को समझाएं कि क्या चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो डिप्रेस ना हो, तो उनको चाहिए कि सर्कल ऑफ कंसर्न जो है ना आपका, जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे बॉदर ना करें। आप अल्लाह पे छोड़ें और आप कहें कि ये चीज तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर मैं जितनी भी डिप्रेस रहूं, मैं 10 साल भी लगा दूं, तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है आप उस पे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। कि जो बाज लोग होते हैं कि वो बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ होती है। बाज लोग होते हैं बहुत गुस्सा आता है, ये उनकी वीकनेस होती है। तो वीकनेस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, जब गुस्से जहां पर आ रहा है हम उसी जगह पे सिर्फ गुस्सा करें। तो ये होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके चैट भी पढ़ लेती हूँ। किसी ने ये मैसेज किया है, हमारे साथ एक ऐसा ट्रिप कैंसिल हुआ, बच्चे अभी तक इस वजह से खफा हुए हैं, तो इस वजह से समटाइम उन डिप्रेशन हो जाता है। देखिए, आपने उन बच्चों को भी यही समझाना है, वो जो ट्रिप कैंसिल हुआ था हम उसको दोबारा रीमेक कर सकते हैं,
और जाहिर बात है हम लोग हमारी मेमोरी लॉस तो नहीं हो जाता ना, हमारे जहन में वो चीजें रहती हैं कि ये हुआ था, लेकिन हमने अपना माइंडसेट ऐसे बनाना होता है कि हम उस पर बॉदर ना करें उन चीजों पे। गुस्से को स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं? देखिए, गुस्से को हम ऐसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं कि गुस्सा उस जगह करें जहां पर गुस्से की जरूरत है। अब एक बंदा है वो हर वक्त हर चीज पे गुस्सा कर रहा है, जो गुस्से वाली बात भी नहीं है। अगर किसी ने, अगर फर्ज करें कि मेरे सर में दर्द हो रही है और सामने वाला बोल रहा है, तो मैं क्या, अगर तो मैं मेरी गुस्से में मेरी स्ट्रेंथ होगी, यानी कि स्ट्रेंथ मीन कि आपके कंट्रोल में होगा, तो आप उसमें ये नहीं करेंगे कि आप उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मेरे सर में दर्द है, यहाँ से चले जाओ, कमरे को खाली कर दो, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे सुबह से सर में दर्द है। बल्कि आप ये करेंगे कि आप शायद खुद उठ के वहां से चले जाएंगे, या आप कम्युनिकेट कर देंगे, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द है तो आप यहाँ से चले जाएं। और गुस्सा आपकी वीकनेस इसलिए होता है कि जो गुस्से में इंसान को पता नहीं चलता है कि हम क्या कह रहे हैं, और बाद में फिर इंसान रिग्रेट करता है कि काश मैंने ये ना किया होता। तो ये सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये कि आई एम एम्पावर्ड ये सारी जो स्पिरिचुअल हीलिंग्स है ना, ये प्रोवाइड करता है आपके स्ट्रेंथ बनाने में। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, काउंसलिंग, थेरेप्यूटिक हेल्प, आपको आप एक कोच हायर कर लेते हैं 3 मंथ्स के लिए, जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। तो आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपके हमारे फ्री सेशंस भी होते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या है। अब हम इसको और डीप डाउन देख लेंगे कि द कॉपिंग मैकेनिज्म, अब इन सब चीजों से हम निकलें कैसे। आप लोगों का यही होता है ना, हम सबका पहला सवाल यही बनता है जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी या बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या किसी ने हमें कुछ कह दिया, या हम किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुजरे जो हम नहीं चाहते थे, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि इससे निकलें कैसे, कौन होगा जो हमें निकालेगा। दुआएं भी करके देख ली और सब कुछ किया, लेकिन कैसे निकलें इससे। और क्योंकि दुआएं हम करते हैं, हमारा बिलीव उस तरह स्ट्रांग नहीं हो रहा होता, इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता कि चीजें मेरे हक में नहीं हो रही, अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहे। हालांकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान की तरह देता हूँ, जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा। तो अगर आप ये गुमान करेंगे अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहे, तो हाउ कम कि आपका तवक्कल इतना स्ट्रांग है अल्लाह पे कि आप अल्लाह से जो मांगे अल्लाह आपको हर वो जायज चीज दें। अच्छा, यहाँ पर फिर ये है कि इस सारी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। तो इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं, एक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एक है इस्लामिक पर्सपेक्टिव। हम इन दोनों पे बात करेंगे, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। जब तक मैं चैट देख लेती हूँ। अच्छा, जिन जिन लोगों को डिप्रेशन या कोई ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं ना, जो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट में भी पूछ रहे हैं, तो उसमें ये कि मैं आप लोगों को ना मैं डॉक्टर हफ्सा जो हैं उनको अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, और आप लोगों ने ये करना है कि आपने मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम एक ग्रुप काउंसलिंग्स जो हमारी होती हैं, मैं उसमें आपको ऐड करूंगी ताकि हम आपके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। अभी फिलहाल हम फोकस ये करते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, जितना हो सके आप अपने आप की हेल्प कर सकें। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। और हमारी ये जो मीटिंग है ना, इसके खत्म होने में 7 मिनट्स हैं। जब ये एंड हो जाएगी तो आप लोग इसको रीज्वाइन कर लें ताकि हम इसको दोबारा से जो चीज़ रह गई होगी हम उसको उसके ऊपर काम कर लेंगे। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये है, सीकिंग हेल्प थ्रू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर डिप्रेशन इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कोपिंग विद डिप्रेशन। फिर इसके अलावा है अवॉइड, इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे आपको 4 तरह के डिपार्टमेंट्स मिलते हैं जहां पर आप अपने इसका सोल्यूशन ढूंढने जा सकते हैं। एक होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में ये होता है कि आपको काउंसल किया जाता है इस चीज के लिए कि डिप्रेशन, आपको आपके जो मसले हैं उनको सामने रख के आपको बताया जाता है कि नहीं इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, और मिलके उसके ऊपर काउंसलिंग की जाती है। दूसरी चीज होती है थेरेप्यूटिक हेल्प। इसमें आपके ऊपर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसमें CBT भी है और बिहेवियरल थेरेपीज हैं,
और डिफरेंट इस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। उसके बाद होता है इस्लामिक लाइफ कोचिंग, जिसमें आपको एक कोच प्रोवाइडेड होता है, जो आपको लाइफ कोचिंग भी हो सकता है, इस्लामिक भी हो सकता है, वो आप साइकोलॉजिकल वे में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है एक और होती है, वो होती है साइकेट्री हेल्प। और साइकेट्री हेल्प में ये होता है कि आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं, क्योंकि डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, ये आखिरी नंबर पे आता है साइकेट्री हेल्प, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइकेट्री हेल्प की तरफ जाते हैं। हम काउंसलिंग नहीं करवाते, हम थेरेप्यूटिक हेल्प नहीं लेते, हम साइकोथेरेपीज नहीं लेते, और हम सबसे पहले मेडिकेशंस पे चले जाते हैं। तो इस चीज का आप लोग बहुत ख्याल रखें कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ जाएं, ताकि अगर आपको मेडिकेशंस की जरूरत है तो ही आपको रिकमेंड की जाए। अब जो इसकी टेक्निक्स में ये है कि मीट योर सेल्फ वेयर यू आर, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ योर सिचुएशन। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी चीज होगी, जो भी कोपिंग मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले वो आपको एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर आएगा, कि आप सबसे पहले ये तो एक्सेप्ट करें कि आपके साथ प्रॉब्लम है। अक्सर लोग उनको कह रहे होते हैं कि तुम लोग बहुत गुस्सा करते हो, लेकिन जो सामने वाला होता है जिसके साथ प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सबको, मैं तो असल में मेरा ये मसला है कि मैं तो मुंह पे बात करता हूँ। मैं तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं, भाई मैं क्लियर इंसान हूं, मैं मुंह पे बात करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को गुस्सा लगता है। ये मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज है कि एक्सेप्ट करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आपके डे टू डे काम नहीं हो पा रहे। क्योंकि डिप्रेशन में भी एक होता है ना, माइल्ड डिप्रेशन होता है, एक ये होता है कि जो मेजर डिप्रेशन होता है, उसके सिम्टम्स में ये है कि आपसे डे टू डे काम ही नहीं हो रहे होते। काफी दिन तक आप अपनी कंघी नहीं करते, आप बाल नहीं अपने बनाते, आप अपना बेड नहीं बनाते, आपकी जो कबर्ड्स थी वो जो बिल्कुल कभी ठीक हुआ करती थी, आप उसके ऊपर बिल्कुल नहीं काम कर पाते, आप अपनी डेली केयर नहीं कर पाते, सेल्फ केयर नहीं कर पाते। खाना, कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो ये चीजें जो है ना, जब आपको लगे तो इसको स्टिग्मा कभी मत समझें, इस स्टिग्मा को ब्रेक करें कि जो मेंटल हेल्थ जो मेंटल हेल्थ का, अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास चले गए तो हम पागल हैं, इस वजह से जा रहे हैं। जैसे बुखार का इलाज है, जैसे बुखार के लिए हम एक मेडिसिन खाते हैं, जैसे सर दर्द हो तो हम मेडिसिन खाते हैं, वाई नॉट कि जो हमारा ब्रेन जिसने हमारे सोच समझ, हमने सब कुछ इससे करना है, हम उसकी हेल्थ का ख्याल ना रखें। तो कभी भी झिझके मत मेंटल हेल्प सीख करने में। आई माई सेल्फ गेट हेल्प, जब मुझे हेल्प चाहिए थी तो मैंने हेल्प सीख की थी। शायद अगर मैं हेल्प सीख ना करती तो आज सबा बट आपको ना समझा रही होती, क्योंकि उसके बाद ही मुझे लगा कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लड़कियों के लिए सॉल्यूशंस होने चाहिए, और हम घर बैठ के थेरेप्यूटिक हेल्प मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कि आप कभी भी, कोई भी है, आप वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप आई मी हेल्प पे हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि नो दैट टुडे इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ टुमारो। यानी कि आज जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आज जो हमारे साथ हुआ है वो उसको हम ये समझ लें कि बस यही है जो हम, जिस सिचुएशन में, हमने सारी जिंदगी इसी सिचुएशन में रहना है। आप जब तक अपने आप को बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जाते, आपका टुमारो जो होता है ना, वो अच्छा नहीं हो सकता। ट्रैक एक्सपीरियंस थ्रू जर्नलिंग, आप लिख करिए, ये मैं आप साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव अभी आपको बता रही हूँ। आप जर्नलिंग करें, आप लिख के थेरेपी, एक राइटिंग टेक्निक होती है जिसको हम राइटिंग थेरेपी कहते हैं। आप अपनी थॉट्स को लिखें, उसके बाद आप उसको पढ़ें, तो आप खुद भी हंसेंगे, अच्छा मैं ये चीजें सोच रही होती हूँ। जब आप उसको 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे तो जब उस ट्रांस से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद है कि ये आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लें कि कुछ दिन मुश्किल होते हैं और कुछ दिन आसान भी होते हैं, यही जिंदगी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी हमारी आसानी में गुजरे, कभी गम होता है, कभी खुशी होती है। तो इस चीज को अपने जहन में रखें कि अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखें कि चैलेंजेस भी आएंगे। फिर डोंट डू नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप कभी भी अपने आप को
नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें कि मैं ही बुरी हूँ, मुझसे ही कुछ गलत हुआ होगा, मैं हमेशा ही गलत करती हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। जब हम ऐसी टॉक करते हैं ना, तो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बना देती है, हमारी सेल्फ स्टीम लो होती है। और आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, दिस इज द मेन पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए डिप्रेशन किस वजह के बाद होता है आपको, और सम टाइम नहीं भी वजह पता होती, क्योंकि वो उस वक्त ज्यादा डिप्रेशन में मेजर की तरफ जा रहा होता है, जब हमें वजह ही नहीं मिल रही होती। लेकिन ट्रिगर्स फिर भी हमें पता होते हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, हम किसी की बात पे क्यों सैड हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये कोपिंग मैकेनिज्म है जो साइकोलॉजी में हमें बताए जाते हैं। अब डॉक्टर हफ्सा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम दोबारा रीज्वाइन करें, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है। जी, मैं मीटिंग एंड करती हूँ। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोबारा से सेम लिंक से ज्वाइन कीजिएगा।